3, 2, 1. अब डिफरेंस क्या हो जाएगा आप में और एक रैंकर में, वो भी इतना ही करेगा। ठीक है, आपसे वो 10 यार देखो एक ही टीचर है, ठीक है, जिनने मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संवारा है भाई, योगेश जैन सर है भाई, योगेश जैन सर। ठीक है, आपको ब्लाइंडली इन टीचर से जाना है और पढ़ना है। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस साइड अवनीश, नीट यूजी 2025 फॉलोइंग द रैंक 2116। तो गाइज आज हम लोग आए हुए हैं कि डिस्कस करने वाले हैं हम कैसे सब्जेक्ट वाइज स्टडी करें, है ना। देखो सबको पता है पढ़ना है, पर ना डाउट ये होता है कि हमें पर सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में ना पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हम यहाँ पे आज सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, विथ एनटी का दिया हुआ पेन। तो फुल मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना और जो भी चीजें वो नोट करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार अब हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखो फिजिक्स क्या है कि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, प्लस उसमें क्या होता है प्रैक्टिस काफी ज्यादा चाहिए होती है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस मतलब क्या स्टेप फॉलो करता था फिजिक्स में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा टफ लगता है नीट एस्पिरेंट्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें आपको काफी स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। अब फिजिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको लेक्चर लेना है। अब आपने जाके लेक्चर लिया, ठीक है, देखिए तेजस्वी मत बनिएगा, लेक्चर को आपको 1x पे ही लेना है। तो लेक्चर गए, आपने लेक्चर लिया 1x पे। अब लेक्चर लेने के बाद आपने क्या किया, जो भी क्लास के क्वेश्चंस है, क्लास का नोट्स है, क्लास क्वेश्चंस, ठीक है, एंड जो क्लास का नोट्स है वो आपने नोट आउट किया। ठीक है, देखो नोट्स बनाना आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आपके पास नोट्स है तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस आपको लिखना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं लिखता था, पर अगर आपके पास टाइम कम है तो एमआर सर की बुक आती है क्वेश्चंस वाली, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये किया। इसके बाद आपने क्या किया कि घर गए, उसके बाद सेम क्लास को रिवाइज किया। ठीक है, घर जाके क्लास का रिवीजन किया, प्लस जो क्लास के क्वेश्चंस थे ना, जो कि क्लास में करवाए गए थे, वो आपने 2 से 4 टाइम्स खुद से प्रैक्टिस किया। समझ रहे हो, खुद से प्रैक्टिस किया, बिना सॉल्यूशन देके खुद का हाथ पैर मारा। ठीक है, क्लास में भी आपको ना सर से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चंस को 2 से 4 बार प्रैक्टिस किया। इसके बाद आपको आना है डीपीपी पे। अब डीपीपी के बाद आना है आपको असाइनमेंट पे। असाइनमेंट के बाद आपको आना है मॉड्यूल पे। ठीक है, अब देखो यार क्या दिक्कत है कि फिर मॉड्यूल के बाद लेक्चर पे। अब क्या है कि यार क्लास लिया, नोट्स बनाए, ठीक है, उसके बाद क्लास का रिवीजन किया, क्वेश्चंस को 2-4 बार किया। अब आपको डीपीपी पहले करना है असाइनमेंट से। क्यों? क्योंकि यार डीपीपी में ना बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस होते हैं, पर असाइनमेंट में ना ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्यादातर चांस है कि डीपीपी में आपसे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और फिर असाइनमेंट पे जब आएंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और जब कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते ना, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप टीचर नहीं है, आप सीख रहे हैं अभी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपसे अभी ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो क्वेश्चंस नहीं होते उन्हें आप मार्क आउट करके रख सकते हैं बाद के लिए, उनका सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर मार्क कर दीजिए, ताकि आप बाद में उसे चेकआउट कर पाए। क्लियर है? फिर आपने असाइनमेंट के बाद मॉड्यूल किया। अब बच्चे पूछेंगे भैया क्या इतना इनफ है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप इतना कर सकते हैं? क्या आप इतना कर सकते हैं शिद्दत से? क्या आपको ये पता होगा कि मॉड्यूल में अभी तक आपके क्या क्वेश्चंस रह रहे हैं? क्या आपको अभी तक ये पता रहेगा कि आपके डीपीपी में क्या क्वेश्चंस रह रहे हैं, या असाइनमेंट में भी मेरे कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं? अगर हाँ आपको ये सब पता है, ठीक है, और आप इतना परफेक्टली कर चुके हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप HC वर्मा कर सकते हैं, SC वर्मा के आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में आप बस समरी पढ़ सकते हैं, आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजोरिटी में आपको इतना ही करना है, और आप बहुत ज्यादा ही ये करने के बाद आपके पास बहुत टाइम बच रहा है तो आप SC वर्मा पे जा सकते हैं, अदरवाइज टीचर से करवा देंगे। तो यार ये है होल सम ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो यार अगला सब्जेक्ट है आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट, ठीक है, बायोलॉजी। तो यार बायोलॉजी को डील करने का थोड़ा अलग तरीका है। क्यों? क्योंकि यार बायो थोड़ी सी थियोरेटिकल है। ठीक है, उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, वो बस बहुत कम चैप्टर्स में होता है। ठीक है, जैसे मेंडल वगैरह वाले चैप्टर्स में हो गया। तो बेसिकली बायो को पढ़ना क्या है, देखो बायोलॉजी में क्या होता है कि आपको सबसे पहले लेक्चर लेने हैं। देखो लेक्चर आपको सारे सब्जेक्ट में लेना है ना, सबसे पहले आपको लेना है लेक्चर। अब मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि बायोलॉजी में लेक्चर तो ले लिया भैया, पर ना एनसीईआरटी पे वो पकड़ नहीं है कि यार मेरे को एनसीईआरटी से कुछ भी पूछ दो टाइप्स। ठीक है, ऑल्दो लेक्चर में 90% चीजें क्लियर होती हैं, पर 10% आपको अपनी तरफ से ही देखना पड़ता है ना। तो अपने लेक्चर के बाद क्या करना है, हर लेक्चर के बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी लेक्चर
हर एक लेक्चर के बाद आपको क्या करना है कि आपको उस पोर्शन का एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपका सेल चैप्टर चल रहा है, पहले क्लास में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए, 2-3 टॉपिक, आपने उसकी एनसीईआरटी रीड करी। अगले क्लास में सेम 2-3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये 2-3 टॉपिक जो पहले लेक्चर के थे वो भी रिवाइज करा और अगले क्लास वाला भी रिवाइज किया, मतलब दोनों क्लास का। थर्ड क्लास पे आए, आपने थर्ड क्लास पे गए तो उसके बाद आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों के टॉपिक्स को एनसीईआरटी से रीड किया। समझ आ रहा है? ऐसे अगर 7-8 लेक्चर चलेंगे तो आपने फर्स्ट लेक्चर वाले को जो भी एनसीईआरटी में लिखा था वो 8 बार रीड कर लिया, सेकंड वाले को 7 बार रीड कर लिया, थर्ड वाले को 6 बार रीड कर लिया। तो ऐसे ना आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करना कि चैप्टर खत्म हुआ है उसके बाद आप बैठ रहे हो एनसीईआरटी लेके कि आज दिन भर में मैं ये सब्जेक्ट की सॉरी आज इस चैप्टर की ये वाली एनसीईआरटी पढ़ लूंगा। भाई ऐसे आपको एनसीईआरटी क्लियर नहीं हो पाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। प्लीज स्टेप वाइज चलना। मैं जैसे चलता था मैं बेसिकली आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चीजें कितनी इफेक्टिव है ऐसे, ठीक है। अब आपने ये एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है। इसके बाद आप डीपीपी कर सकते हो, ठीक है। अब डीपीपी कर सकते हो। डीपीपी करने के बाद क्या होगा यार कि डीपीपी करने के बाद क्या होगा, आप मॉड्यूल पे जाना। यार देखो बायोलॉजी की जो मॉड्यूल है ना वो भी पीडब्ल्यू की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो पीडब्ल्यू का जो बायोलॉजी का मॉड्यूल है वो काफी अच्छा है क्योंकि इसमें जो थ्योरी पार्ट दे रखा है ना उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करोगे आपकी एनसीईआरटी खुद पे खुद क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी चीजें अगर आप पीडब्ल्यू का मॉड्यूल यूज करते हो, ठीक है, फॉर द बायोलॉजी। और इसके बाद आपको सेम लेक्चर लेना। देखो बायो में आपको ज्यादातर ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन फ्रीक्वेंटली करनी है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली देखो PYQ हर सब्जेक्ट में करने हैं ना, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मॉड्यूल कर लिया, आपने डीपीपी कर लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने टीचर्स के दिए हुए क्वेश्चंस कर लिए, ये आपके लिए बायोलॉजी में मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके टेस्ट होते रहेंगे, असाइनमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप इतना करना, बस ये ट्राई रखना कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ो, क्योंकि एट द एंड अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है तो जो अगर कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं भी कम भी लगाए हैं तो वो भी जाके वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये मैं आप बहुत बड़े टीचर की एक बात बता देता हूँ बायोलॉजी में कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतने ज्यादा चांस होंगे आपसे क्वेश्चन बनने के। अगर आप 10,000 सवाल भी बायोलॉजी में कर लेते हो तो कोई चांस नहीं है कि उन 10,000 में से एक क्वेश्चन भी आए। पर आप एक टॉपिक को 10,000 बार पढ़ लेते हो तो ये जरूर है कि आपका वो टॉपिक का 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में है, ठीक है। तो अगला हम इतना ही था बायो का, ठीक है। यार अगला सब्जेक्ट है अब केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है अकेला जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आता है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। अब देखो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का ना तरीका, तीनों सब टॉपिक सब सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बहुत अलग है केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फिजिक्स की तरह है जिसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री और हम नॉर्मल अपनी फिजिक्स की बात करें तो ये डिफरेंस होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपकी कैलकुलेटिव चीजें ज्यादा आती है, मतलब लेंदी कैलकुलेशन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम रहते हैं। जैसे इस साल नीट में भी लेंदी कैलकुलेशन काफी ज्यादा आए हुए थे इससे। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली है लेक्चर ही देखना है, ठीक है। इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। यार देखो लेक्चर देखने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरे 631 थे, स्टिल मैंने लेक्चर्स देखे। क्यों? क्योंकि यार मेरे को जो स्टार्टिंग तक याद था, क्या वो मेरे को ईयर लॉन्ग जनवरी फरवरी तक याद होगा? नहीं याद होगा ना, ऑब्वियस है, क्योंकि मैं भूलूंगा चीजें। तो लेक्चर देखने से कंटिन्यूटी ना बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि आप एंड तक जाके उन चीजों को अच्छे से रिटेन रख पाओगे, ठीक है ना। तो आपने लेक्चर देखे फिजिकल केमिस्ट्री में, सेम जो फिजिक्स में मैंने बताया था सेम आपको इसमें फॉलो करना है। लेक्चर देखने के बाद आपने क्लास के नोट्स लिखे, क्वेश्चंस लिखे, ये सब किया। घर जाके 2 से 4 बार आपने रिवाइज किया, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, ठीक है। इसके बाद आप डीपीपी पे गए, डीपीपी के बाद असाइनमेंट मिल रहे होंगे, ठीक है। असाइनमेंट पे गए, असाइनमेंट के बाद आप मॉड्यूल पे आए, ठीक है। और मॉड्यूल के बाद आप अगेन लेक्चर पे चले गए, है ना। देखो यार मॉड्यूल करना मेरे हिसाब से जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में हर एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो प्लीज मॉड्यूल ट्राई करना कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि यार आपका ये ट्राई होना चाहिए कि आपका बेस्ट हो पेपर, है ना। तो मॉड्यूल के बाद लेक्चर, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करनी है, ठीक है। प्लीज ये मत करना कि ऊपर ऊपर से कर लिया, ठीक है। मैं अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा आने वाली वीडियोस में कि मॉड्यूल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, रिवाइज कैसे करना है, ये सब, ठीक है। क्योंकि अभी बताऊंगा तो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगला मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको OG टीचर से पढ़ना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ OG टीचर, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, गोड बोल सकते हो, है ना।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो एक ही टीचर है, ठीक है, जिनने मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संवारा है भाई, ठीक है। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट योगेश जैन सर है भाई, योगेश जैन सर, ठीक है। आपको ब्लाइंडली इन टीचर से जाना है और पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना, जाओ लेक्चर ऑन करो पढ़ने लग जाओ, सब हो जाएगा भाई, ठीक है। बस विश्वास रखना, ठीक है, सर पे। और यार योगेश जैन सर की बात करूं तो देखो मैं योगेश जैन सर से पढ़ा हूं, ठीक है। एंड मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ योगेश जैन सर से पढ़ के भी देखो, यूट्यूब पे लेक्चर देख लो स्टार्टिंग में, बाकी बाद में देख लेना, ठीक है, बैच में। तो अब करना क्या है, योगेश जैन सर का काफी अच्छा तरीका होता है यार, देखो बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। ऐसा एक भी मैकेनिज्म नहीं बचेगा आपके नोट्स में जो कि बाहर का हो, ठीक है, जो कि आ सके। मतलब आपके नोट्स में वो हर एक चीज होगा जो कि पेपर में आने वाला होगा, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। अब कुछ बच्चों का है कि मेरे को ऑर्गेनिक आती है, आप फिर भी लेक्चर देखना, और मैं कहूंगा योगेश जैन सर के देखना। अगर आपने योगेश जैन सर से नहीं पढ़ा तो एक बार जाओ और पढ़ो, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं करना, बस योगेश जैन सर से ही जाना है और पढ़ना है, ठीक है। लेक्चर लेने हैं, ठीक है, सर के दिए हुए असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, डीपीपी सॉल्व करना है और मॉड्यूल के रिएक्शंस क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में आपकी सारे रिएक्शंस आप रेगुलरली लिख के रिवाइज कर रहे हो, सारी रिएक्शंस को रेगुलरली लिख के रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगले पार्ट पे आते हैं, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यार देखो आईओसी है ना, अब आईओसी में आपको क्या करना है यार, देखो आईओसी इज काइंड ऑफ कैसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वाला, ठीक है। इसमें भी आपको लेक्चर लेने हैं, ठीक है। लेक्चर लेने के बाद आपको क्या करना है यार, इसमें आपको देखो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और बायोलॉजी में, ठीक है, आपको सेम वे में एनसीईआरटी रीड करनी है जैसे मैंने आपको बायो में बताया। अब देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में ना रीड करना और इनऑर्गेनिक में ना एनसीईआरटी रीड करना स्किप कर देते हैं। पर अगर आप स्किप करोगे तो यार आप काफी बच्चों से पीछे हो जाओगे। अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप एक वर्ड भी नहीं छोड़ सकते, इवन आपको कलर्स भी याद रखने पड़ेंगे ना, कि हेलो एल्केन जो होता है वो प्योर फॉर्म में येलो कलर का होता है, ये एनसीईआरटी में, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो अरीन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ, ठीक है, जब जहां से स्टार्ट होते हैं टॉपिक्स। तो यार आपको काफी चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आप स्किप करोगे यार तो आप बहुत ही ज्यादा फिर कहीं ना डीप डाउन में आपको कहीं डाउट रहेगा कि यार मेरा ये छूट गया, ये छूट गया। इससे अच्छा ट्राई करो, अभी आपके पास टाइम है, आराम से सब कुछ सॉल्व करते रहो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते रहो, ठीक है। लेक्चर लिया, लेक्चर के बाद वही आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद प्लस आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। रिवीजन के बाद प्लीज एनसीईआरटी पे जाएं, टॉपिक वाइज रिवाइज करें, एक क्लास में जो टॉपिक हुआ वो पढ़े, अगले क्लास में जो हुआ वो भी पढ़े, और फर्स्ट क्लास वाला टॉपिक भी थर्ड क्लास में जो हुआ उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तीनों क्लास के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो प्लीज जैसे मैंने बायो में बताया डिटेल में, वैसे आपको यहाँ पे भी एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बाद अगेन आप यहाँ पे क्या असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली डीपीपी पे जाओ, डीपीपी के बाद मॉड्यूल पे जाओ। देखो मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस आप टच करके जाओ, कि पेपर टफ आए, पेपर कैसा भी आ जाए, पेपर भाई साहब जेई एडवांस से भी हार्ड आ जाए तो भी आपको लगे कि यार ये चलो ये टॉपिक्स, ये तरीके का क्वेश्चंस मैं देख के आया हूँ। एडवांस क्वेश्चंस क्या होता है, वो बेसिक क्वेश्चंस तो मिलके बनता है ना। तो आप ट्राई करो कि इतना सब कुछ करके चल जाओ कि वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद अगेन लेक्चर पे, तो ये आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द सब, मतलब देखो पूरे में आपको इतना ही करना जितना मैंने बताया। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा आप में और एक रैंकर में, वो भी इतना ही करेगा, ठीक है। आपसे वो 10 क्वेश्चन भले ही एक्स्ट्रा कर ले, पर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि चीजें ही है, समझ रहे हो। इसके बाद आप में और उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बस इतना हो जाएगा कि वो इतने शिद्दत से करके जाएगा ना, वो हर एक चीज, वो मॉड्यूल भी इतने अच्छे से करके जा रहा होगा ना, वो एनसीईआरटी इतने अच्छे से करके जा रहा होगा ना भाई साहब, कि उसको सेल्फ डाउट नहीं रहेगा। पर आप अगर इन चीजों में लैग कर जाओगे और आप बाहर की चीजों के लिए भागोगे कि भैया मेरे को सप्लीमेंट्री बुक बता दो, क्या मैं डीसी पार्ट सॉल्व कर, भाई कर सकते हो, पर क्या आपका मॉड्यूल क्लियर है, क्या आपका असाइनमेंट क्लियर है? तो कुछ बेसिक चीजें जो आप वो स्किप कर देते हो और आप भागते हो दूसरे सप्लीमेंट्स के लिए, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम आ जाती है और आप अगेन रिपीट करने लग जाते हो चीजें, ठीक है, अगले साल। तो प्लीज जितना बताया जा रहा है उतना करें और अच्छे से करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने जो चीजें फॉलो की है मैंने जस्ट आपको वही बताई है। कोई यहाँ पे बड़ा चढ़ा की बातें नहीं हो रही है, सारी चीजें जेन्युइन है, जो मैंने फॉलो करी थी वो आपको बताई जा रही है। तो ध्यान रखना और इसे अच्छे से फॉलो करना, और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी हेल्पफुल थी वीडियो। और अगर आपको चीजें सही लग रही हैं, समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ
यहाँ पे कुछ फेक नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। क्योंकि अब मैंने देखा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कोई नहीं बता रहा है। थैंक यू सो मच।